फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2027 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 1 जिसका पेपर कोड है 347 ED और देखिए 2026 में वो पेपर है, इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 करा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको और कौन से सब्जेक्ट का अनसोल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज की इस वीडियो में हमारा प्रश्न नंबर 2 का क्या है। और देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न नंबर 2 में कै खे गे घे ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 2-2 मार्क्स के पूछे गए हैं। यानी कि देखिए प्रश्न नंबर 2 से आपके 8 मार्क्स बिल्कुल कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जल की तुलना में अधिक तापमान पर उबलता है परंतु यह जल की तुलना में कम तापमान पर जमता है, कारण से समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जल की तुलना में अधिक तापमान पर उबलता है परंतु यह जल की तुलना में कम तापमान पर जमता है, तो हमें इसका कारण बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जलीय विलयन शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक तापमान पर उबलता तथा कम तापमान पर जमता है। इसका कारण विलय के कारण जल के वाष्प दाब में कमी तथा हिमांक में कमी है। क्या है फ्रेंड्स इसका कारण? इसका कारण विलय के कारण जल के वाष्प दाब में कमी तथा हिमांक में कमी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक तापमान पर उबलता तथा कम तापमान पर जमता है। इसका कारण विलय के कारण जल के वाष्प दाब में कमी तथा हिमांक में कमी है। अब देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्वथनांक में वृद्धि। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे NaCl जल में घुलकर Na+ और Cl- आयनों में विभाजित हो जाता है। इससे जल का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब प्राप्त करने के लिए विलयन को अधिक गर्म करना पड़ता है, इसलिए इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो देखिए क्वथनांक में वृद्धि में हमने क्या लिखा है कि NaCl जल में घुलकर Na+ और Cl- आयनों में विभाजित हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा? ये विभाजित हो जाएगा। इससे जल का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब प्राप्त करने के लिए विलयन को अधिक गर्म करना पड़ता है, इसलिए इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप यहाँ तक अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे हम इसमें लिखते हैं, देखिए आगे लिखते हैं ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हिमांक में कमी। इसमें हम लिखते हैं NaCl के आयन जल के अणुओं के बीच आकर्षण उत्पन्न करते हैं। यानी जो NaCl के जो आयन है वो जल के अणुओं के बीच आकर्षण उत्पन्न करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे जल के अणुओं का नियमित रूप से बर्फ की संरचना बनाना कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? जो NaCl के आयन है वो जल के अणुओं के बीच क्या करते हैं? आकर्षण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जल के अणुओं के बीच आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन उत्पन्न कर देंगे, जिससे जल के अणुओं का नियमित रूप से बर्फ की संरचना बनाना कठिन हो जाता है। इसलिए विलयन को जमने के लिए शुद्ध जल से कम तापमान तक ठंडा करना पड़ता है, अतः इसका हिमांक कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे अतः NaCl के विलयन में विलय कणों की उपस्थिति के कारण क्वथनांक बढ़ता और हिमांक घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए हर साल यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे आप 2017 का पेपर उठाकर देख लीजिए, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको यही क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बार 2027 का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि 2026 का जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं, देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट आते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में आपको क्या करना है? 2026 के सारे पेपर सेट सॉल्व करने हैं, 2025 के, फिर 2024, 23 और देखिए 22 के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको 5 साल के जितने भी 5 साल में आए हुए क्वेश्चन है वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि देखिए घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो फिक्स है और जब सिलेबस फिक्स होता है तो क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने 2025 में भी अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराए थे, तो अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2 का ख, आयरन क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार रिपीट हुआ है। 2025 में 2 से 3 पेपर सेट में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आयरन क्रोमाइट एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने
बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनाइए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं आयरन क्रोमाइट एस्क यानी कि FeCr2O4 से पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 का निर्माण 3 मुख्य चरणों में होता है। वो 3 मुख्य चरण कौन कौन से हैं? पहले हम इसमें लिखेंगे एस्क को Na2CO3 के साथ ऑक्सीकरण द्वारा सोडियम क्रोमेट में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे हम लिखते हैं, देखिए इसके आगे हम लिखते हैं सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा सोडियम डाइक्रोमेट में बदलना। और थर्ड है इसमें KCl के साथ अभिक्रिया द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना। यानी कि देखिए 3 पदों में होती है। तो हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 बनाने के चरण। तो देखिए इसमें पहली हेडिंग डालेंगे सोडियम क्रोमेट का निर्माण। तो हम इसमें लिखेंगे महीन पिसे हुए क्रोमाइट एस्क यानी कि FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट और हवा के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे पीला सोडियम क्रोमेट बनता है। कैसे बनता है सोडियम क्रोमेट का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स? महीन पिसे हुए क्रोमाइट एस्क यानी कि FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हवा के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है, जिससे पीला सोडियम क्रोमेट बनता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रोमाइट एस्क क्या है यहाँ पर? क्रोमाइट एस्क FeCr2O4 FeCr2O4। ठीक है फ्रेंड्स, FeCr2O4 को हम क्या करेंगे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3 के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हवा के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है। हवा यानी कि O2, ठीक है फ्रेंड्स, के साथ हम यहाँ पर गर्म करेंगे। लेकिन देखिए रिएक्शन हमें यहाँ पर संतुलित करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रोमाइट एस्क लेंगे 4 यहाँ पर लिख देंगे, सोडियम कार्बोनेट हम यहाँ पर 8 ले लेंगे और देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम क्रोमेट। तो देखिए सोडियम क्रोमेट क्या होता है? Na2CrO4। क्या? Na2CrO4। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे 8। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का साइन और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, 2Fe2O3 बनकर तैयार हो जाएगा प्लस 8CO2 बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया, हमने महीन पिसे हुए क्रोमाइट एस्क यानी कि FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट और हवा के साथ भट्टी में गर्म किया, जिससे पीला सोडियम क्रोमेट बनकर तैयार हो गया। तो पीला सोडियम क्रोमेट क्या? ये है हमारा पीला सोडियम क्रोमेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको क्या है, आपको ये रटना नहीं है, आपको बस ये रिएक्शन अच्छे से याद हुई ना, तो आप देखिए ये खुद से लिख दोगे। जो सबसे मेन है रिएक्शन। बस आपको ये रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लेनी है, यानी कि आप इनके लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। और ये वो क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिए आगे हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं और इसमें लिखेंगे सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण। इसमें हम लिखेंगे सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ उपचारित किया जाता है, जिससे नारंगी रंग का सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। क्या लिखेंगे कि सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ उपचारित किया जाता है, जिससे नारंगी रंग का सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर करेंगे जो हमारे बनकर तैयार हुआ था ना Na2CrO4, ये क्या बनकर तैयार होता? पीला सोडियम क्रोमेट बनकर तैयार हुआ था ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे, तो Na2CrO4 और ये लेंगे हम 2। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करेंगे, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपचारित किया जाएगा, यानी कि इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, यानी कि Na2CrO7 क्या बनकर तैयार हो जाएगा, Na2CrO7। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन करेंगे और यहाँ पर कर देंगे Na2SO4 बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सोडियम क्रोमेट का निर्माण किया था। वो कैसे किया था, हमने यहाँ पर महीन पिसे हुए क्रोमाइट एस्क यानी कि FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और हवा के साथ भट्टी में गर्म किया था, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ पर पीला सोडियम क्रोमेट बनकर तैयार हो गया था। तो देखिए ये है उसकी रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारा ये सोडियम क्रोमेट बनकर तैयार हुआ था ना, इसका हमने क्या किया, इसको हमने सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज कर दिया। वो कैसे किया, हमने यहाँ पर सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ उपचारित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिससे नारंगी रंग का क्या प्राप्त हुआ, सोडियम डाइक्रोमेट बनकर तैयार हो गया। तो देखिए ये हमारी रिएक्शन
2Na2CrO4 प्लस H2SO4 एरो Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। तो देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया, तो सोडियम डाइक्रोमेट के सांद्रित घोल में पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl मिलाकर गर्म किया जाता है, तो ठंडा करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के नारंगी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए सोडियम डाइक्रोमेट क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट है Na2Cr2O7, तो Na2Cr2O7। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को हम यहाँ पर KCl के साथ गर्म कर देंगे और हम यहाँ पर KCl लेंगे, 2 KCl, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारा NaCl बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहाँ पर निर्माण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, कि आयरन क्रोमाइड एस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ तक थे वो पद। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया था डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनाइए, तो हम यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन की संरचना बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, Cr2O7 2 माइनस होता है, तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें एक CrOCr सेतु यानी कि ब्रिज बंद होता है। दोनों क्रोमियम परमाणु चतुष्फल के रूप से ऑक्सीजन परमाणु से घिरे होते हैं और CrOCr बंद कोण लगभग 126 डिग्री होता है। और बात करें ज्यामिति की, इसकी ज्यामिति होती है चतुष्फल के यानी कि टेट्राहेड्रल। तो देखिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे O, यहाँ कर लेंगे Cr और एक Cr हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक Cr हमने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर, ये हमारा ऑक्सीजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Cr के साथ एक O, यहाँ पर Cr के साथ एक O और यहाँ पर Cr के साथ एक O यानी कि ऑक्सीजन। यहाँ पे इसी प्रकार से, इसी टाइप से ये यहाँ पर होगा। तो ये क्या हो गई, ये हमारी संरचना बनकर तैयार हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये हमारी संरचना। और देखिए इसके ऊपर लगा देंगे 2 माइनस। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था Cr2, तो Cr और Cr। ठीक है, Cr2 और O कितने, 7, तो 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या हो गई, ये हमारी इसकी संरचना हो गई। अब देखिए बात करें इसकी लेंथ की, देखिए ये कितना कोण बनाएगी, ये बनाएगा हमारा 126 डिग्री, ये 126 डिग्री बनाएगा बंद कोण। और देखिए क्योंकि Cr और Cr के बीच बंद कोण कितना है, 126 डिग्री होता है लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है हमारी 179 पिकोमीटर। कितनी है, 179 पिकोमीटर। तो देखिए हम यहाँ, और देखिए इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है हमारी 163 पिकोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2 का ग, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली हमसे 2 मार्क्स में पूछा गया था। इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट पूछा गया है PTCl2 En2 NO3 2। तो हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका यहाँ पर IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम यही यहाँ पर उतारेंगे PTCl2 En2 और देखिए NO3 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये था। अब यहाँ पर PT क्या है, PT यहाँ पर है प्लेटिनम। क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर PT, देखिए PT की बात करें, PT क्या है, PT है यहाँ पर प्लेटिनम। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ पर +4। तो देखिए हम यहाँ पर देखिए जब प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +4, तो यहाँ पर हम बना देंगे 4 और देखिए ये होगा हमारा रोमन नंबर में हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, बात करें Cl2 क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर है डाइक्लोरिडो। इसको बोलेंगे हम Cl2 को क्या बोलेंगे, डाइक्लोरिडो। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डाइक्लोरिडो। अब देखिए बात करें En2, यहाँ पर देखिए En2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बिस, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया, तो बिस इथेन 1 2 डाई एमीन। क्या बोलेंगे,
यहाँ पर इसको बोलेंगे बिस इथेन 1,2 डाई एमीन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे यहाँ पर ये हो गया, ये इसका नाम पता चल गया, इसका नाम पता चल गया, इसका नाम। और देखिए NO3 ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्रतिआयन, यानी कि ये क्या है, ये प्रतिआयन है यानी कि क्वांटर आयन, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। यानी कि NO3 को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम नाइट्रेट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम नाइट्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यानी कि इस सारे का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा हमारा, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसका नाम, फिर लिखेंगे हम इसका नाम, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम इसका नाम, और उसके बाद लिखेंगे हम इसका नाम। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा हमारा डाइक्लोरिडो बिस। अब लिखेंगे हम इथेन 1,2 डाई एमीन, और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लैटिनम 4। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर नाइट्रेट। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रेट। तो देखिए ये हमारा IUPAC नाम डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई एमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी प्रकार हम देखेंगे सेकंड वाला CrNH3 COCN6। अब हमें इसका IUPAC नाम बताना है, तो देखिए ये हम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रैकेट में CrNH3 और यहाँ पर दिया गया है COCN6। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये हमारा एक उपसहसंयोजन यौगिक है जिसमें क्रोमियम क्या है, इसमें क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 है। इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पर +3 इनकी ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें क्या है, इसमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल शामिल है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें धनायन और ऋणायन क्या है, दोनों संकुल शामिल है। यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है धनायन यानी कि प्लस का, और ये वाला पार्ट है माइनस यानी कि ऋणायन का। यानी कि देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि इसका नाम होगा CrNH3 ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3+ यानी कि क्या है, धनायन है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा हेक्सा क्योंकि 6 है। ठीक है, हेक्सा और NH3 को बोलेंगे एमीन, तो हेक्सा एमीन। और देखिए Cr को क्या बोलते हैं, क्रोमियम, हेक्सा एमीन क्रोमियम। अब देखिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए COCN6 ये क्या है, ये हमारा ऋणायन है, तो इसकी देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। 6 है तो हेक्सा, और देखिए CN है तो साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। और CO को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोबाल्ट। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3। अब देखिए अब सोचना ये है कि हम पहले धनायन लिखेंगे ऋणायन लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले धनायन संकुल का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऋणायन का नाम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो धनायन क्या है, हेक्सा एमीन क्रोमियम 3, और उसके बाद लिखेंगे हेक्सासाइनिडो कोबाल्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, इसका नाम क्या आ जाएगा, हेक्सा एमीन क्रोमियम 3। ठीक है फ्रेंड्स, और हेक्सासाइनाइडो कोबाल्ट 3। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे, और फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न नंबर 2 का घ। एल्किल हैलाइड की द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी कि SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए हर साल पूछा जाता है। SN1 अभिक्रिया होगी, SN2 अभिक्रिया, ये वो अभिक्रिया जो कि हर साल पूछी जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे SN2 या द्विअणुक अभिक्रिया या द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डाली, और देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। क्या होती है, ये जो अभिक्रिया है ये एक पद में पूर्ण होती है। इसकी क्रियाविधि
विधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनाता है और फिर उत्पाद का निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एल्किल हैलाइड यानी कि RX। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक ले लेंगे। तो OH क्या है, OH यहाँ पर हमारा एक नाभिक स्नेही क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। OH क्या है हमारा, OH यहाँ पर हमारा एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्रिया जो होगी, ये क्रिया होगी मंद। ठीक है, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा एक संक्रमण संकुल बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारा बनकर तैयार हो जाएगा H-O-R-X। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है, ये हमारा सिग्मा माइनस है और ये भी हमारा सिग्मा माइनस है। तो ये जो बनकर तैयार हुआ, ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, ये बनकर तैयार हुआ है हमारा संक्रमण संकुल। क्या बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ है हमारा संक्रमण संकुल। अब देखिए ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया होगी तीव्र, यहाँ पर लिख देते हैं, ये अभिक्रिया हो जाएगी तीव्र। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा उत्पाद बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, उत्पाद। तो ROH प्लस X माइनस, तो ये क्या है, ये हमारे एक उत्पाद बनकर तैयार हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसकी जगह लिख सकते हैं R क्या है, R है एल्किल, तो एल्किल की जगह हम CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं C2H5 और यहाँ पर हैलाइड की जगह Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे OH और यहाँ पर लिखेंगे मंद। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा H-O-C2H5-Cl। अब ये आ जाएगा सिग्मा माइनस, ये भी हमारा सिग्मा माइनस। अब ये क्या होगी, ये हो जाएगी तीव्र, ये तीव्र हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा बनकर तैयार हो जाएगा C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल और हमारा क्लोरीन निकल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आप चाहे तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनाता है, फिर उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का मोलरता तथा मोललता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोलरता क्या होता है, मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मोलरता और मोललता जानना आपको इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इसके सूत्र अच्छे से याद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मोलरता, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा M = N/V। अब देखिए अगर यहाँ पर मिलीलीटर में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1000 से गुणा हो जाएगी, यानी कि N = हो जाएगा W/M। यानी कि देखिए N क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या = हो जाएगा भार बटे अणुभार। यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा कैपिटल M = W/M × V ml में × 1000। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोललता। मोललता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। तो इसको हम लिखेंगे किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो मोललता बराबर हो जाएगा हमारा विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, यानी कि स्मॉल m = N/W ग्राम में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। N क्या है यहाँ पर, मोलों की संख्या, तो हो जाएगा हमारा भार बटे अणुभार। तो इसकी जगह हम लिखेंगे मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m = स्मॉल w/स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। देखिए मोललता का m से डिनोट करते हैं, W ग्राम में इंटू 1000। तो ये होगा हमारा मोललता का फॉर्मूला। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना आप कहाँ से और आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इसके पार्ट 3 चाहिए या नहीं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।